आज का क्लास। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 काव्य खंड का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है जनतंत्र का जन और जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। भारत का जो हिंदी साहित्य है उस हिंदी साहित्य में अब तक दो ही कवियों को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है और इसमें पहले कवि हैं आपके मैथिली शरण गुप्त और दूसरे जो कवि हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए इनकी कविता को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का पहले जीवनी पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी ग्राम सिमरिया जिला बेगूसराय बिहार में हुआ और इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो पिता का नाम था रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी। इनकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई वो गांव में हुई। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बीए ऑनर्स किया। वे एचई स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के तौर पर स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक के तौर पर भी कुछ समय के लिए काम किए। जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार और सब डायरेक्टर, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे। दिनकर जी जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी थे, अर्थात एक अच्छे कवि जो कविता लिखते थे अच्छी और एक अच्छे गद्यकार जिन्होंने अच्छी कहानियाँ लिखे, अच्छे निबंध लिखे। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं थी, सब कुछ उजागर कर देती थी। अगर उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी उनका इतना महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है कि बहुत सारे लोग जो है प्रतिदिन को सुनना पसंद करते हैं। रश्मि रथी इस दुनिया का शायद इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें महाभारत का नायक या हीरो न कृष्ण को न ही अर्जुन को, बल्कि यहाँ जो महाभारत का हीरो है वो बताया गया है कर्ण को महाभारत का हीरो मानकर ये रचना रची गई है। आपको भी जब मौका मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। मैंने कम से कम 3-4 बार पढ़ी है इस रचना को। नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगर गद्य रचनाओं की हम बात करें तो गद्य रचनाओं में मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, वट पीपल, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी, ये इनकी गद्य कृतियाँ हैं। दिनकर जी के अगर पुरस्कारों की बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन दलगत राजनीति जो चलती है भारत में, जो दलगत राजनीति चलती है उससे तंग आकर इन्होंने राजनीति से अपना त्याग पत्र दे दिया, अर्थात राजनीति को छोड़ दिया। दिनकर जी उत्तर छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं और वर्तमान जो उनकी हम लोग कविता देखेंगे ये इतनी महत्वपूर्ण कविता है कि आधुनिक भारत में वंशवाद के खिलाफ और जो पारंपरिक हम लोग के यहाँ राजनीति चलता है, भले ही लोकतंत्र स्थापित हो गया है ज़रूर, लेकिन लोकतंत्र से कम राजतंत्र वाली स्थिति है। वंशवाद लगभग हर पार्टी में चल ही रहा है आज भी। तो ये इनका जो कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य रहा वो रहा आपका नेहरू जी का विरोध और साथ ही साथ इंदिरा गांधी का विरोध। तो चलिए देखते हैं इनकी कविता को। और ये कविता इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब जेपी का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, बिहार का जब छात्र आंदोलन हुआ तो जयप्रकाश नारायण की जो संपूर्ण क्रांति की सभा शुरू हुई, जो भाषण शुरू हुआ, उसकी शुरुआत इसी कविता से होती है। तो चलिए देखते हैं आगे कविता को। जनतंत्र का जन। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। सदियों से जो भारतीयों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी थी, विद्रोह की ज्वाला थी, उसने
हवा पाते ही सुगबुगाना शुरू कर दिया है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। कवि कहते हैं कि भारत की जनता अब जाग गई है। भारत की जनता के अंदर जो क्रांति की ज्वाला दबी थी, जो विद्रोह की चिंगारी दबी थी, उसने हवा पाते ही सुगबुगाना शुरू कर दिया है। इसलिए ये जो समय है वो दोराहे पर खड़ा है। इस समय के रथ के घर घर नाद को सुनो, आवाज को सुनो और सिंहासन खाली करके हटो, क्योंकि जनता आ रही है। आगे कवि कहते हैं, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही। कवि कहते हैं ये वही जनता है जो कल तक मिट्टी की अबोध मूर्त बनी हुई थी। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली। कवि क्या कहते हैं, ये वही जनता है जो कल तक मिट्टी की अबोध मूर्त बनी हुई थी, जाड़े पाले की तरह अपने ऊपर किए जा रहे हर तरह के जुल्मों सितम को, हर तरह के अत्याचार को सह जा रही थी। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, अब जब अंग अंग में सांप की तरह लिपटकर, जब अंग अंग में सांप की तरह लिपटकर शासक जो है इनका खून चूसता था, फिर भी ये जनता कुछ भी कहती नहीं थी। तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली, फिर भी ये जनता अपना मुंह खोल के अपना दर्द नहीं कहती थी। सभी जुल्म को, सभी सितम को ऐसे सह जाती थी, लगता था जैसे ये कोई प्राकृतिक बात है, लगता था जैसे ये ईश्वर की मर्जी है। आगे कवि कहते हैं, जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। ये वही जनता है जिसने अपना लंबा बड़ा जीभ से क्या कर लिया था, कसम खा लिया है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। ये जनता जो है सचमुच बहुत वेदना, बहुत दुख, बहुत दर्द सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत का क्या है। सो तो बात ठीक है, लेकिन आखिर इस पर जनता का मत, जनता का विचार क्या है। क्या जनता वास्तव में सहना चाहती है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। ये प्रश्न बड़ा गहरा है, यह प्रश्न बड़ा गूढ़ है कि आखिर इस मत पर, इस विचार पर जनता क्या कहती है प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। आगे कवि कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। कवि कहते हैं शासक की दृष्टि में जनता फूल की तरह है। फूल के साथ हम लोग क्या करते हैं, फूल जब तक खिला खिला होता है, कोई अपने गजरे का हार बनाता है, कोई फूलों की माला बनाता है, कोई जो है तोहफे इत्यादि देने का काम करता है, किसी फूलदान में वो शोभा देता है। लेकिन वही फूल जब सूख जाता है तब उसके साथ क्या किया जाता है, किसी कूड़े करकट पर फेंक दिया जाता है। तो जनता भी उसी तरह है। जनता से जब तक काम लेना है, जब तक जनता का वोट लेना है, तब तक जनता को हर तरह से महत्व दिया जाता है। और जैसे ही वोट पड़ गया, इलेक्शन खत्म हो गया, जनता को कोई पूछने वाला नहीं रहता। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हों चार खिलौनों में। या फिर ये जो जनता है किसी दुधमुही बच्ची की तरह है। जनता किसकी तरह है, दुधमुही बच्ची की तरह है। दुधमुही बच्ची के साथ क्या होता है, दुधमुही बच्ची जब रोती है तब उसे बहला फुसला दिया जाता है। उसी प्रकार जनता जब शासक के खिलाफ आवाज़ उठाती है, जब उसकी गलत नीतियों का विरोध करती है, तो कोई ना कोई ऐसा नियम, कोई ना कोई ऐसा कानून लगाकर जनता की आवाज़ को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। चलिए आगे कवि क्या कहते हैं, आगे कवि कहते हैं, लेकिन होता भूडोल। कवि आगे कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, शांत नहीं रह पाता माहौल, भूडोल होता है अर्थात भूकंप उठता है, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो बरकुटी चढ़ाती है, जनता जब गुस्से से आग बबूला होकर अपनी भौहें तानती है, तब भूडोल होता है और बवंडर उठते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। कवि कहते हैं समय दो राहे पर खड़ा है, समय के रथ के इस घर घर नाद को सुनो और सिंहासन खाली करके हटो, क्योंकि जनता
उस सिंहासन पर बैठने के लिए आ रही है। कवि आगे कहते हैं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, जनता जब एक बार एक साथ हुंकार भरती है तो महलों की नींव, महलों की बुनियादें उखड़ जाती हैं। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता जब एक बार एक साथ सांस ले ले तो राजा का ताज भी क्या हो जाए, हवा में उड़ जाए। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जनता का राह रोक सके इतना ताकत, इतना ताव समय में भी नहीं है। वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। कहा जाता है कि समय बलवान तो गधा भी पहलवान, लेकिन आज समय भी किसकी मुट्ठी में है, जनता की मुट्ठी में है। जनता जिधर चाहती है, कभी कहते हैं वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, जनता जिधर चाहती है समय उस ओर मुड़ता है। अर्थात जनता समय के अनुसार नहीं चल रही है, बल्कि समय चल रहा है जनता के अनुसार। चलिए आगे कवि क्या कह रहे हैं, आगे कवि कहते हैं, अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो भारत में अज्ञानता का अंधकार था, गरीबी गुलामी का अंधकार था, क्या हुआ उसके साथ, बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। वो अंधियारी रात अब बीत चुकी है, अब अंबर जो है, अब जो आसमान है वो भी आग उगल रहा है। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, ये किसी और का कमाल नहीं बल्कि जनता के अजय स्वप्नों का कमाल है। जनता के ऐसे स्वप्न जिन्हें पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे कवि कहते हैं, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। भारतीय जनता जो है अंधेरे की छाती को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आगे कवि कहते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। कवि कहते हैं दुनिया का सबसे विशाल जो जनतंत्र है वो भारत बनेगा, इसीलिए 33 कोटि, 33 मतलब 33 और कोटि मतलब करोड़, 33 करोड़ सिंहासन तैयार करो। क्यों? क्योंकि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा, राज मुकुट चढ़ेगा, लेकिन राजा को नहीं, प्रजा को। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, और मुकुट भी किसी एक जनता के सिर पर नहीं, 33 करोड़ जनता के सिर पर मुकुट धरो। अर्थात भारत जब जनतंत्र बनेगा, भारत जब लोकतंत्र बनेगा, तो इसमें प्रत्येक जनता की हिस्सेदारी बराबर होगी। कोई भी जनता शासन के जो सबसे ऊपरी स्तर है वहां तक पहुंच सकती है, कोई भी जनता। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, कवि भारतीय जनता को कह रहे हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में जो है आरती लेकर तुम किसे ढूंढ रहे हो। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। भारत के देवता आपको मंदिरों में, राजप्रसादों में और तहखानों में नहीं मिलेंगे। भारत के देवता मिलेंगे सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए, यानी भारत के देवता हैं मजदूर। भारत के देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में काम करते हुए, अर्थात भारत के देवता हैं किसान। यानी भारत के देवता कौन हुए, मजदूर और किसान, जो कि सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए और खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं। फावड़ा और हल जो है क्या बनेगा, इस भारतीय जनता का राजदंड बनेगा। अर्थात जो भी राजा बनता है उसका कोई ना कोई हथियार होता है। राम जी का अगर तीर धनुष था तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। तो उसी प्रकार भारत के सिंहासन पर जो बैठेगा उसका राजदंड बनेगा फावड़ा और हल, क्योंकि भारत के सिंहासन पर कौन बैठेंगे, मजदूर और किसान। धूसरता सोने से सिंगार सजाती है। जो लोग कल तक मिट्टी से सने थे आज वही सोने का सिंगार चढ़ाएंगे। दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। कवि कहते हैं समय के इस आवाज को सुनो, इस परिवर्तन की हवा को, बयार को समझो और सिंहासन खाली करके हटो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता इस सिंहासन पर बैठने के लिए आ रही है। ये राजतंत्र नहीं है कि तुम्हारा परिवारवाद चलेगा। तो इस तरह थी कविता। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स को मौखिक देख लेते हैं। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो
हमारे इसी नाम से, जिस नाम का आपका चैनल है शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब, उसी नाम का आपका एक पब्लिक चैनल है टेलीग्राम का, उसमें आप जाकर इसका PDF डाउनलोड करके लिख भी सकते हैं। तो कविता का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कवि की दृष्टि में समय का रथ का घर का नाद क्या है? तो आप वहाँ जाकर इसको देख लें, बहुत बेहतर रहेगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी मिल सकते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें कंप्लीट टॉपिक्स, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने का कोई बात नहीं। हम एक बार कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ये दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से जय हिंद।